न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और सबसे पहले दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में कोरोना के 11,000 नए केसेस सामने आ चुके हैं। देश भर में अब एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 49,000 के पार पहुंच गई है। देश में एक्टिव मरीज 49,622 हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 20 लोगों की मौत हो गई है। तो आंकड़े एक बार फिर से डराने लगे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 11,000 नए केस और 49,000 से ज्यादा कोरोना एक्टिव केसेस फिलहाल पूरे देश में। 20 मौतें हो जाने का भी आंकड़ा निश्चित तौर पर चिंताजनक। बहुत जरूरी कि लोग अब सावधानी बरतना शुरू करें और कोविड गाइडलाइंस का एक बार फिर से पालन करना शुरू किया जाए, कि केंद्र की तरफ से लगातार ये निर्देश राज्यों के लिए भी जारी हो रहे थे कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो, मॉक ड्रिल्स की जाएं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए, क्योंकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसके लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। फिलहाल ये आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से 20 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। 11,000 से ज्यादा नए मामले पिछले 24 घंटों में और एक्टिव केसेस की संख्या 49,622 पर पहुंच गई है। आंकड़ा 50,000 अगर पार करता है तो उसके बाद चिंताजनक स्थिति और हो सकता है कि कुछ सख्त निर्देश भी जारी हों, जैसे कि कुछ राज्यों में मास्क कंपलसरी कर दिया गया है। हरियाणा उनमें से एक राज्य। कई जगह ऐसी भी जहां पर कोविड गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य माना जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों को भी एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि देश भर में ही कोरोना मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर से इजाफे की ओर है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारी सहयोगी फराह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। फराह, जानकारी चाहेंगे नए आंकड़ों को लेकर भी और इन आंकड़ों के साथ साथ किस तरह के निर्देश अब सामने आ सकते हैं, क्या इसकी कोई आशंका नजर आती है अब? जी देखिए, देखते देखते जो कोविड की एक्टिव संख्या है वो 49,000 के पार हो गई है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इसी तरीके से जो है वो रोज कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो कल दिल्ली में भी जो है 1500 से ज्यादा मामले सामने आए थे। वहीं इसको देखते हुए जो लगातार डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ये कह रहे हैं कि अब पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ कोविड जो है वो बढ़ता जा रहा है और अभी 8-10 दिन तक ऐसे ही मामले बढ़ते रहेंगे, लेकिन ग्रेजुअली डाउनफॉल होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन सिवियरिटी की बात की जाए, डेथ की बात की जाए, बीते 24 घंटों में 20 मौतें हुई हैं और दिल्ली में भी जो 2 मौतें हुई हैं उसमें से एक की ही वजह कोरोना है। तो देखिए, जितने लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है, वाइड वैक्सीनेशन हुआ है, लोगों की जो इम्यूनिटी है वो सहने की अभी क्षमता में, इसलिए वो देखने को मिल रहा है कि ज्यादा जो है वो क्रिटिकलिटी नहीं है। लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, लोगों को मास्क लगाना होगा। सबसे निवेदन किया जा रहा है कि जैसे पहले बचाव करते थे वैसे करें, क्योंकि मॉनसून के बाद देखा जाता है कि एक पीक आती है जिसमें केसेस जो हैं वो बढ़ते घटते हैं और अभी वही जो है पीक देखने को मिल रही है। तो लोगों को एहतियात रखने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। ज्यादा सावधानी जो है वो बरतनी होगी, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, यानी कि कोविड गाइडलाइंस का एक बार फिर से पालन करना शुरू कर देना चाहिए। शुक्रिया आपका फराह इस जानकारी के लिए। इधर जबलपुर का जिक्र करेंगे, जहां तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने एक बड़ा बयान दे दिया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। सरकारों और नेताओं को जनता के सेवक बनने की नसीहत देते हुए उन्होंने ये कहा कि लोग अखंड भारत चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की महत्वाकांक्षा ने भारत का विभाजन करा दिया। किसी भी तथ्य को एक स्वर से कहेंगे तो सरकार का कोई साहस नहीं कि आपके स्वर को ठुकरा सके। सरकार को जनता चुनती है, हम चुनते हैं। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। यहाँ भाई साहब मत बनो, यहाँ साहब मत बनो।
यहां सेवक बन के जब तक शासक और अनुशासक भारत मां की जन जन का सेवक नहीं बन जाएगा, तब तक समरसता संभव नहीं हो पाएगी। हम तो अखंड भारत चाह रहे थे, पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा ने इस देश का विभाजन करवा दिया। क्या बात करते हो तुम समझते? और देश का विभाजन मजहब के आधार पर किया गया। फिर भी हमने अपनी समरसता बरती कि भारत में यदि रहना है तो रघुबर और यदुबर के होकर रहो तो रह लो, पर भारत में रहोगे बाबर के बन के तो ये तो नहीं होगा। ये नहीं होगा। इसमें हम समरसता का ढोंग नहीं करेंगे, ये तो समविषता हो जाएगी। जिसे भारत में रहना है उसे वंदे मातरम कहना है। तो ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं स्वामी रामभद्राचार्य की तरफ से। इस पर हम प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से संगीता शर्मा जी जुड़ रही हैं। संगीता जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 18 पर। जी कई बड़ी बातें हैं जो कि रामभद्राचार्य जी ने कही हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये कि भारत पर रहना है तो वंदे मातरम कहना है, साथ ही साथ नेताओं को भी नसीहत दी है कि सेवक बन के रहेंगे तो अच्छा होगा। आपकी प्रतिक्रिया इस पर संगीता जी। देखिए, जो संत समाज होता है वो हमारे लिए बहुत ही अनुसरणीय होता है। हम उनकी बातों का अनुसरण करते हैं और संत समाज की कही गई बातों को मान्य करना भी चाहिए। परंतु मैं रामभद्राचार्य जी के इस बयान से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उन्हें धर्म के कार्य करना चाहिए। आज देश के अंदर गौ माताओं की हत्याएं हो रही है, गौ माताओं को मरने के उपरांत फेंका जा रहा है, उनको दर दर भटकना पड़ रहा है, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं है। हर आप गौशाला में देखिए जाकर, वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उनको न अनाज दिया जा रहा है, न भूसा दिया जा रहा है, हर कहीं भ्रष्टाचार है। ऐसी जगहों पर इन्हें बयान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे राष्ट्र में। दूसरा, आज देखिए कि प्रदेश के अंदर जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है, इन पर बयान देना चाहिए कि बेटियों को सुरक्षा प्रदान करें। वो हमारे घर की, हमारे देश की आन बान शान होती है, उनके लिए ये दो शब्द नहीं कहेंगे। देश के अंदर आज बेरोजगारी है, भुखमरी है, कुपोषण से बच्चे मर रहे हैं, प्रसूति महिलाओं को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, शिक्षा का स्तर खराब हो गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो रामभद्राचार्य जी को इन पर बात करना चाहिए, तो नेता भी इन चीजों का अनुसरण करेंगे और जो इनकी कही गई बात है उस पर अमल भी करेंगे। ठीक है, संगीता जी बने रहेगा। बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 पर। कई बड़ी बातें रामभद्राचार्य जी की तरफ से कही गई हैं। भारत में रहना है, वंदे मातरम कहना है, नेताओं को भी नसीहत दी है कि सेवक बन के रहेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन संगीता जी जिस तरह से आप सुन रहे थे वो कह रही हैं कि इस तरह की बातों पर अगर टिप्पणी करने से बचें वो तो ठीक होगा। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, रामभद्राचार्य जी इस देश के महान संतों में, इस पीढ़ी के जो संत हैं उन महान संतों में से एक हैं, और बहुत सारे ऐसे संत जो आज सनातन परंपरा की सेवा कर रहे हैं उनके वो गुरु हैं। और दृष्टिबाधित होने के बाद भी रामभद्राचार्य जी को हमारे धर्म ग्रंथों के लाखों पृष्ठ जो हैं वो कंठस्थ हैं, और उनकी रामचरितमानस को लेकर हो, हनुमान चालीसा को लेकर हो, जो टीकाएं हैं, जो संशोधन है, वो सब व्यापक हैं। सबसे पहले तो उनका इतना आदर है कि मुझे ऐसा लगता है कि यदि कांग्रेस ऐसा बोले कि रामभद्राचार्य जी क्या कहें, किस पर कहें, ये अनुचित है। यदि विषय कांग्रेस का है, बहन संगीता को अधिकार है, वो जैसा चाहे वैसी बात कर सकती, पर मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि हम जैसे छोटे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इतने बड़े संत को ज्ञान देने के विषय में कि उनको क्या टिप्पणी करें, उससे बचना चाहिए। दूसरा यदि उन्होंने ऐसा कहा कि माँ भारती के जो संतान है, यदि वंदे मातरम का अवंतिका जी का अर्थ क्या है? यानी अपनी माँ की आराधना करना। कौन सा धर्म है जो माँ की आराधना को मना करता है? हम क्या बोलते हैं, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करीसी, के जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। और कोई ऐसा धर्म, दुनिया का कोई धर्म जो अपनी माँ के आदर के लिए मना करता हो। तो वंदे मातरम को जिस संकीर्ण भावना के साथ तुष्टीकरण की कांग्रेस की राजनीति प्रस्तुत किया है वो समस्या, वंदे मातरम से किसी को समस्या नहीं है।
और ठीक है। जैसे कांग्रेस उसको प्रस्तुत करती है वो बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं कि क्या कुछ आप लोग कहना चाह रहे हैं। आप दोनों ही बने रहेगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करेंगे। राम भद्राचार्य जी का ये बयान जिसे लेकर अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और फिलहाल बात करेंगे महू की भी, जहां बाबा साहेब की जन्मस्थली पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मैंने ही शुरू कराया था अंबेडकर स्मारक का निर्माण कार्य। जब मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री था तब मैंने स्मारक बनवाया था। कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ और अखिलेश यादव को बरसाती मेंढक बताया है। कमलनाथ और अखिलेश यादव के महू दौरे को लेकर उन्होंने कहा है कि बरसात में बरसाती मेंढक बाहर आ जाते हैं। तो बाबा साहेब को सही मायनों में सम्मान बीजेपी सरकार नहीं दिया है, और ये बात पूरा देश जानता है कि बाबा साहेब को चुनाव हराने में जवाहरलाल नेहरू की बड़ी भूमिका रही। अखिलेश यादव के फेक एनकाउंटर के बयान पर भी पलटवार किया कि यूपी में माफियाओं को अखिलेश यादव की पार्टी ने संरक्षण दिया है। हूँ और ये स्मारक बनाने में मेरी भूमिका थी। उस समय मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर कुंभ प्रारंभ किया, ये सलाह भी मेरी थी, क्योंकि मैं उस वक्त उज्जैन के कुंभ से फ्री हुआ था, और हमने सबने कैबिनेट में कहा कि जिस प्रकार हमने उज्जैन का कुंभ मनाते हैं, उसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर साहब का भी कुंभ मनाना चाहिए। बरसात आती है तो बरसाती मेंढक बाहर आ जाते हैं, और वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, ये उनके सारे अनुयायी जानते हैं। उनकी जन्मस्थली हो, चाहे उनका निर्माण वाला स्थली हो, चाहे उनकी एजुकेशन की स्थली हो, सबको डेवलप करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। चलिए, हमारे दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इस खास खबर पर भी हम प्रतिक्रिया उनकी लेंगे। संगीता जी, सुना आपने कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर। संगीता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे पूरा इनका राष्ट्रीय नेतृत्व हो, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ उस दिन पूजा है जब इन्हें वोट चाहिए होता है। इनके पास कोई महान नेता नहीं थे, न इनके पास कोई ऐसा इतिहास है कि इनके पास ऐसे महान नेता हो जिन्होंने संविधान का निर्माण किया हो। आज भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब के बारे में कह रही है, ये उनका इतिहास तक नहीं जानते हैं। ये झूठा इतिहास रच के बाबा साहब के समर्थकों के बीच में अपना वर्चस्व बनाने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। इन्हें तो ये जानकारी भी नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद जी से देश का संविधान लिखवाया था। आज उन्हीं जवाहरलाल नेहरू जी पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने हराया, उन्होंने तोड़ा। भाई, आपकी सुन कौन रहा है? और ये सब इतिहास, मन घड़त इतिहास आप जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, तो हमारे देश का जो युवा है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो क्या सबक लेंगे इससे? आप देश के भविष्य को गलत इतिहास देने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिन्होंने बड़े बड़े महान नेता इस देश को दिए हैं। भाजपा पार्टी जो है 1980 में इसका जन्म हुआ है। उसके बाद इन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे नेताओं के नाम रखकर और उनके नाम से अपना कार्य अपनी वो चला रहे हैं। ठीक है पंकज जी, जवाब इस पर आपका। देखिए, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि वो कांग्रेस पार्टी जिसके नेता नेहरू जी ने 1952 का चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर को हरवाया, खुलकर उनका प्रचार प्रचार किया। नेहरू जी को जीते जी भारत रत्न, इंदिरा गांधी को जीते जी भारत रत्न, बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1990 में दिया। बाबा साहब के पंचतीर्थ, चाहे उनका जन्मस्थल महू हो, दीक्षा स्थान नागपुर हो, समाधि स्थल हिंदू स्मारक मुंबई हो, लंदन हो, दिल्ली जहां निर्माण प्राप्त हो, बीजेपी ने बनवाए। और ये बात ये कर रहे हैं, पूरे समय इन्होंने विरोध किया। आप बताओ कि कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ा बाबा साहब अम्बेडकर ने? 7 कांग्रेस पार्टी को तो मेंबर भी नहीं थे कांग्रेस पार्टी के, शुरू से अलग पार्टी थी। जब पहली बार सरकार में थे, क्यों अलग हुए कांग्रेस पार्टी से? हिंदू कोड बिल के आधार पर, जिसका कांग्रेस पार्टी नेहरू जी ने विरोध किया। हिंदू कोड बिल क्या था? बहन बेटियों को समानता का अधिकार देना, चाहे विवाह के मामले, तलाक के मामले में। तो कुछ भी प्रस्तुत करना। जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता नेहरू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का खुलकर विरोध किया, पूरी कांग्रेस ने बाबा साहब को सदन में पहुंचने से रोका, चाहे 52 में, 54 में। भारत रत्न क्यों नहीं दिया? इंदिरा जी को, अवंतिका जी जीते जी भारत रत्न, नेहरू जी को जीते जी भारत रत्न, और बाबा साहब को भूल गए।
आज यहाँ पखंड नोटंकी करने जा रहे हैं कांग्रेस के लोग। देखिए, कई गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से भी संगीता जी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल समय बहुत कम है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान सामने आने से लेकर एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। सीधे महू का रुख कर लेते हैं, जहां पर अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से बड़ा बयान, उसको लेकर प्रतिक्रिया भी हमने देखी, आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं, लेकिन क्या कुछ मायने रहे, क्या कुछ वहां पर हुआ, जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, जो 132वीं जयंती है बाबा साहब अम्बेडकर की और चुनावी साल है मध्य प्रदेश में, तो ऐसे में विधानसभा के इस साल चुनाव भी हैं, तो सियासत भी चरम पर है। हर कोई बाबा साहब के बहाने दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पार्टी की संभावनाएं तलाशने मध्य प्रदेश आए हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के जरिए वो दलित वोट बैंक में अपनी पैठ बनाना चाह रहे हैं, टटोल रहे हैं वो अपना वोट बैंक। और इस साल वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पूरी मजबूती से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही चंद्रशेखर हैं, भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद, वो भी यहाँ 12 बजे पहुंचेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ, पूर्व सीएम, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और सभी बाबा साहब अम्बेडकर के जरिए मकसद यही है कि जो दलित वोट बैंक है, क्योंकि 35 सीटें हैं जो मध्य प्रदेश में एससी के लिए रिजर्व है और 80 सीटें ऐसी हैं जिन पर निर्णायक वोट बैंक है दलितों का। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और तीसरे जो मोर्चा है वो भी इस बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के बहाने अपनी अपनी पैठ बढ़ाने की तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि अब इसके बाद जो अगली जयंती आएगी वो शायद चुनाव के बाद आएगी, इसलिए सभी नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में अखिलेश यादव भी यहाँ पहुंचेंगे। और कैलाश विजयवर्गीय ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, क्योंकि जब अखिलेश यादव ने कल कहा था कि मध्य प्रदेश हो या देश हो, जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां पर संविधान खतरे में है, जब इस बात ये सवाल कैलाश विजयवर्गीय से कहा गया तो उन्होंने कहा कि ये सब बरसाती मेढक हैं जो चुनाव के समय दिखाई देते हैं और अपना हित साधने के लिए सब काम करते हैं। और कांग्रेस के लिए तो उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का काम तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किया था। और बीजेपी ने जो सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर को दिया वो किसी पार्टी ने नहीं दिया। और जो स्मारक है महू का, वो भी उन्हीं के कार्यकाल में बना जब वो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। मध्य प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी तब यहाँ पर महू में उनकी जन्मस्थली पर ये अम्बेडकर स्मारक बना। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 12 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। और यहाँ पर एक बुद्ध प्रतिमा भी हम आपको दिखाएं, बुद्ध प्रतिमा है यहाँ पर बनाई गई है, उसका वो अनावरण भी यहाँ पर करने वाले हैं। 12 बजे के बाद वो यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर इस बुद्ध प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण भी यहाँ पर उनके आज जन्मदिन पर यहाँ पर माल्यार्पण भी करेंगे। तमाम जो भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं वो पहुंचे हुए हैं। देश भर से बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित यहाँ पर कर रहे हैं। कल से ही यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। 132वीं जयंती पर यहाँ पर 132 दीप जलाए गए। उनकी जो प्रतिमा थी उनको दुग्ध उसका अभिषेक किया गया। बीजेपी जो अनुसूचित जाति मोर्चा है उनके लोगों ने बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको दूध से नहलाया, उनका दुग्ध अभिषेक किया। और आज जो यहाँ पर है तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, उसके बाद अभी अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। 10:30 बजे का उनका समय है। उसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ यहाँ पर आएंगे और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पर पहुंचेंगे, जयंत भी पहुंचेंगे। तो ऐसे तमाम, जयंत चौधरी हैं जो लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसके अलावा महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से कई बड़े नेता यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और मकसद सिर्फ यही है कि कैसे भी मध्य प्रदेश के चुनाव में अपनी पैठ बढ़ाई जाए और जो दलित वोट बैंक है उसमें अपनी जो वोटर्स हैं उनको कैसे भी करके लुभाया जाए, उनमें अपनी उन दलित हितैषी बनकर उनको अपने पाले में कैसे किया जाए, इस सब का जोर सियासी दलों का है। हालांकि जो बाबा साहब के समझ सकते हैं कि क्यों राजनीतिक पार्टियों के लोग आज महू में जमावड़ा लगाए बैठे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। और तस्वीरें हम देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पर पहुंचे। की जंजीर तोड़ी भीम ने हक की लड़ी लड़ाई,
अरे ऐसा ज्ञानी इस धरती पर और न होगा कोई, चमके भीम की नहीं दिखेगी, अरे चमके भीम की नहीं दिखेगी इस चांद और तारों में, इस चांद और तारों में। ये तो हीरा, ये तो हीरा हीरा हीरा, ये तो सोना सोना सोना, ये तो हीरा निकल चुका। और उधर राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने पर प्रदर्शन अभी भी थमा नहीं है। इसे लेकर युवा कांग्रेस ने ग्वालियर में एक बार फिर से हुंकार भरी। अजीरा चौराहे से किला गेट तक विशाल मशाल जुलूस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में हाथों में मशाल लिए युवा मौजूद रहे। संदेश दिया कि लोकतंत्र बचाने के लिए हम सभी मिलकर लड़ते रहेंगे। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी। राजस्थान को मिली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर जयपुर से किया रवाना। कहा, पहले राजनीति के हिसाब से चलती थी ट्रेन। विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की मुहिम में नीतीश कुमार को मिला अरविंद केजरीवाल का साथ। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात। ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना लक्ष्य। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को लगा बड़ा झटका। राउस एवेन्यू कोर्ट में जमानत पर सुनवाई टली। 18 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। सभी जेल में रहेगा यूट्यूबर मनीष